आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आईएमएफ के इंडिया के इकोनॉमी के ऊपर एक नए रिपोर्ट के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे सेबी के नए रूल्स को। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है मंडे 3 मार्च। अब हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। इकोनॉमीज का हेल्थ चेक करने के लिए हर साल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक डिटेल रिव्यू करता है, जिसे आर्टिकल 4 कंसल्टेशन कहा जाता है। ये एक तरह का इकोनॉमिक चेकअप होता है जिसमें आईएमएफ के इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सेंट्रल बैंकर्स और बिजनेस लीडर्स से मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है और क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। इस साल का रिपोर्ट इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक और आईएमएफ स्टडी के तुरंत बाद आया है जिसमें इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की स्टेबिलिटी को बहुत गहराई से एनालाइज किया गया था। इसका मतलब है कि हमें एक ही बार में इकोनॉमिक परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दोनों का एक कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू मिल रहा है। चाहे आप आईएमएफ के ओपिनियन से अग्री करें या नहीं, लेकिन जो इनसाइट्स ये रिपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर ध्यान देना जरूरी है। आईएमएफ का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी अच्छी स्पीड से ग्रो कर रही है और ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। भले ही पिछले कुछ क्वार्टर्स में ग्रोथ स्लो जरूर हुआ हो, लेकिन फिर भी आईएमएफ एफआई 2024-25 और एफआई 2025-26 के लिए 6.5% का जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट दे रहा है। ये 3.2% के ग्लोबल एवरेज से काफी तेज है। अगर बाकी बड़ी इकोनॉमी से कंपेयर करें तो यूएस का एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 2025 में 2.1% होगा और चाइना 4.5% का ग्रोथ देख सकता है। मतलब इंडिया इन दोनों से काफी आगे है। इन्फ्लेशन की बात करें तो ये फिलहाल कंट्रोल में है। आईएमएफ का कहना है कि इन्फ्लेशन अब आरबीआई के 2 to 6% के टारगेट रेंज के अंदर आ गया है, लेकिन फूड प्राइसेस अभी भी काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे हैं, जो एक डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए कॉमन चैलेंज है। बैंकिंग सिस्टम भी स्टेबल लग रहा है। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स या एनपीएल्स सिर्फ 2.6% पर आ गए हैं, जो एक हेल्दी इंडिकेटर है। गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट 2023-24 में 5.6% तक कम हुआ है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी जीडीपी के सिर्फ 0.7% पर है, जो कि एक स्टेबल फिगर है। इंडिया के सर्विस एक्सपोर्ट्स जैसे कि आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज स्ट्रांग बने हुए हैं। आईएमएफ ने इंडिया के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की है, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटाइज करने में मदद कर रहा है। इसका इम्पैक्ट बिजनेसेस और ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी पर भी दिख रहा है। लोगों का एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो है, लेकिन ये क्वालिटी जॉब्स नहीं है। ये आईएमएफ के एनालिसिस में एक चिंता का कारण है। एम्प्लॉयमेंट रेट 2017-18 के 48.4% से बढ़कर 2023-24 तक 56.4% हो गया है, जो अच्छा सिग्नल है। लेकिन बहुत सारे नए जॉब्स इनफॉर्मल सेक्टर में हैं, जैसे ओन अकाउंट वर्क, फ्रीलांसर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग या फैमिली फार्म्स में अनपेड वर्क। एक और शॉक ये है कि पैंडेमिक के बाद लोग वापस एग्रीकल्चर जॉब्स में शिफ्ट हो गए, जो सैलरी वाइज वीकर ऑप्शन है। जनरली डेवलपिंग इकोनॉमीज में लोग फार्मिंग छोड़कर बेटर पेड मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर जॉब्स लेते हैं, पर इंडिया में इसका उल्टा हो रहा है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अभी भी स्लो है। आईएमएफ का कहना है कि प्राइवेट कंपनीज इन्वेस्टमेंट करने में हेजिटेट कर रही है। 2011-12 से 2015-16 में प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 5.9% था, जो 2022-23 में सिर्फ 4.3% रहा। पॉलिसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी एक बड़ा फैक्टर है। जब गवर्नमेंट पॉलिसीज क्लियर नहीं होती तो नए प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं। अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है तो इंडिया के इकोनॉमिक टारगेट्स जैसे 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बनना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आईएमएफ के कुछ क्लेम से इंडियन गवर्नमेंट अग्री नहीं करती। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि फॉर्मल जॉब्स असल में बढ़ रही हैं। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में नए एनरोलमेंट्स 2018-19 में 6.1 मिलियन से बढ़कर 2023-24 में 13.1 मिलियन हो गए हैं। पॉवर्टी भी कम हो रही है। गवर्नमेंट का कहना है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2011-12 में 12.2% था, जो 2023-24 में सिर्फ 1% है। जीनी कोएफिशिएंट के हिसाब से इनइक्वालिटी भी गिर रही है। ग्लोबल रिस्क्स इंडिया के ग्रोथ के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आईएमएफ का कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन जैसे ट्रेड वॉर्स और टेक बैन्स इंडिया की ग्रोथ के लिए बड़ा रिस्क हो सकता है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी अलग अलग ट्रेड ब्लॉक्स में डिवाइड हो गई तो इंडिया का जीडीपी 1.5% तक गिर सकता है। अगर हाई टेक और एनर्जी ट्रेड में और रिस्ट्रिक्शंस आया तो जीडीपी 3.3% तक इंपैक्ट हो सकता है। ऑयल प्राइसेस भी एक मेजर रिस्क है क्योंकि इंडिया अपना ज्यादातर ऑयल इंपोर्ट करता है।
अभी तक रशिया से सस्ता ऑयल लेना फायदेमंद रहा था। इससे जीडीपी के 0.2% के बराबर की सेविंग्स हुई है। पर अगर ग्लोबल ऑयल मार्केट्स और वॉलेटाइल हुए तो फिस्कल डेफिसिट और बढ़ सकता है। आईएमएफ ने इंडिया का एआई सेक्टर भी एनालाइज किया। उनका कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट इकोनॉमी पर मिक्स्ड होगा। 14% वर्कफोर्स के लिए एआई प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगा और उनकी सैलरी बढ़ सकती है, लेकिन 12% एम्प्लॉय के जॉब्स एआई की वजह से खत्म भी हो सकती है। इंडिया का आईटी और सर्विस सेक्टर एआई की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। आईएमएफ का कहना है कि अगर इंडिया को एआई डिसरप्शन से बचना है तो साइंस और टेक्नोलॉजी एजुकेशन को और इम्प्रूव करना होगा, डिजिटल स्किल्स को हर लेवल पे प्रमोट करना पड़ेगा और सोशल सिक्योरिटी नेट्स को और स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। आईएमएफ का ये भी कहना है कि इंडिया को ब्रॉड बेस्ड रिफॉर्म्स करने की जरूरत है, सिर्फ सेक्टर स्पेसिफिक स्कीम्स काफी नहीं होंगी। लेबर कोड्स सिंप्लीफाई करना होगा ताकि हायरिंग इजी और सोशल सिक्योरिटी बेटर हो। ग्लोबल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट से और जुड़ना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग को एफिशिएंटली मैनेज करना होगा ताकि रिटर्न्स बढ़े और बिजनेस रेगुलेशंस सिंप्लीफाई करना होगा ताकि नए बिजनेसेस स्टार्ट हो सके। आईएमएफ का कहना है कि इंडिया की पब्लिक इन्वेस्टमेंट में 29% तक का एफिशिएंसी गैप है। अगर इस गैप का आधा भी ब्रिज हो गया तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट्स काफी बेहतर हो सकते हैं। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है, पर अभी भी चैलेंजेस है। आईएमएफ का रिव्यू एक मजबूत और प्रॉमिसिंग इकोनॉमी दिखाता है जो ग्लोबल लेवल पे तेज ग्रो कर रही है, लेकिन अगर इंडिया 2047 तक एक एडवांस इकोनॉमी बनना चाहता है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और बेटर क्वालिटी जॉब्स पे फोकस करना जरूरी है। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे ट्रेड फ्रैगमेंटेशन, ऑयल प्राइस स्विंग्स और एआई डिसरप्शंस का इम्पैक्ट इंडिया की ग्रोथ पे पड़ सकता है। सरकार ऑलरेडी कुछ एरियाज पे काम कर रहा है, लेकिन रिफॉर्म्स और तेजी से और ज्यादा करने की जरूरत है, चाहे वो लेबर लॉस हो, लीगल सिस्टम हो या पब्लिक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। अगर ये सब सही तरीके से किया गया तो इंडिया और तेज ग्रो करेगा, लाखों जॉब्स क्रिएट होंगे और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और बेहतर होगा। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। सेबी ने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड्स या एसआईएफ्स के लिए नए रूल्स निकाले जो म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या पीएमएस के बीच का एक ऑप्शन बन सकते हैं। सेबी ने अपने नए सर्कुलर में एसआईएफ्स का अनाउंसमेंट किया है जो एक तरह का नया एसेट क्लास है। ये फंड्स म्यूचुअल फंड्स के रूल्स के अंदर आते हैं, लेकिन उनको ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क हैंडलिंग के मामले में। अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनल म्यूचुअल फंड्स में आप कम पैसों से इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि पीएमएस में एंट्री बैरियर 50 लाख रुपीस तक होता है। इस वजह से 10 to 50 लाख रुपीस के इन्वेस्टर्स के लिए रेगुलेटेड ऑप्शंस कम थे, जिसके कारण वो अनरेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की तरफ चले जाते थे। इसीलिए सेबी ने एसआईएफ्स इंट्रोड्यूस किए ताकि एक सेफ और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑल्टरनेटिव मिल पाए। तो ये एसआईएफ्स कौन लॉन्च कर सकता है? जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज सेबी में रजिस्टर्ड है वो एसआईएफ लॉन्च कर सकती है अगर वो कुछ कंडीशंस फुलफिल करे। पिछले 3 साल में एवरेज 10,000 करोड़ रुपीस एयूएम मैनेज किया हो। अगर एयूएम नहीं है तो फर्म के पास एक स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट टीम होना होगा। इस इन्वेस्टमेंट टीम में एक चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर या सीआईओ होना चाहिए जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस हो और उसने कम से कम 5,000 करोड़ रुपीस मैनेज किया हो। एक और फंड मैनेजर भी होना होगा जो 3 साल का एक्सपीरियंस रखता हो और जिसने 500 करोड़ रुपीस मैनेज किया हो। सेबी ने मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 10 लाख रुपीस रखा है ताकि सिर्फ हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स या एचएनआईसी इन फंड्स में एंट्री ले सके, क्योंकि इन फंड्स में रिस्क ज्यादा हो सकता है। हर एसआईएफ का अपना अलग ब्रांड नेम और लोगो होगा ताकि इन्वेस्टर्स को क्लियर डिस्टिंक्शन मिले कि ये नॉर्मल म्यूचुअल फंड से अलग है। अब बात करते हैं एसआईएफ्स और म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंस के बारे में। डेरिवेटिव्स का पहले से ज्यादा यूज अलाउड है। जहां म्यूचुअल फंड सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के लिए डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, वहीं एसआईएफ्स अपने नेट एसेट्स के 25% तक के अनहेज्ड शॉर्ट पोजीशन से ले सकते हैं। ये ज्यादा एग्रेसिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं जो हायर रिटर्न्स भी दे सकते हैं, लेकिन इनका रिस्क भी ज्यादा होता है। सेक्टर स्पेसिफिक और मल्टी एसेट स्ट्रैटेजीज अलाउड है। एसआईएफ्स अलग अलग एसेट कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे प्योर इक्विटी फंड्स जो शॉर्ट पोजीशन से ले सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स, डेट बेस्ड स्ट्रैटेजीज और हाइब्रिड फंड्स जो इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, रीट्स और इनवीट्स कंबाइन कर सकते हैं। रिडेम्पशन पॉलिसी भी फ्लेक्सिबल की गई है। म्यूचुअल फंड्स में डेली रिडेम्पशन पॉसिबल होता है, लेकिन एसआईएफ्स में रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली या और भी फ्लेक्सिबल हो सकता है। ये फंड की स्ट्रैटेजीज पे डिपेंड करता है। कुछ एसआईएफ्स में विड्रॉल के लिए 15 दिन का नोटिस पीरियड भी हो सकता है।
सेबी ने इंश्योर किया है कि ज्यादा कंसंट्रेशन रिस्क ना आए, इसीलिए कुछ इन्वेस्टमेंट लिमिट्स सेट किए गए हैं। डेट सिक्योरिटीज में एक्सपोजर क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे होगा। ट्रिपल ई रेटिंग वाले सिक्योरिटीज में मैक्सिमम 20%, डबल ई रेटिंग सिक्योरिटीज में मैक्सिमम 16% और ए रेटिंग या लोअर सिक्योरिटीज में मैक्स 12% का इन्वेस्टमेंट अलाउड है। कोई भी एक सेक्टर में डेट इन्वेस्टमेंट 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। इक्विटी में एक कंपनी के शेयर्स का मैक्सिमम 15% ले सकता है। म्यूचुअल फंड्स में ये लिमिट 10% होती है और एक कंपनी के वोटिंग शेयर्स का मैक्सिमम 15% होल्ड कर सकता है। अगर किसी इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट मार्केट मूवमेंट की वजह से 10 लाख रुपीस से नीचे चला जाए तो इन्वेस्टर को एक्स्ट्रा पैसा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो उस वक्त कुछ भी रिडीम करते हैं तो पूरा अमाउंट निकालना पड़ेगा। पार्शियल विड्रॉल अलाउड नहीं होगा। सेबी ने एक रिस्क बैंड फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है जो इन्वेस्टर्स को फंड का रिस्क समझने में मदद करेगा। इसमें लोएस्ट से हाईएस्ट तक 5 लेवल्स होंगे। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया या AMFI मार्च 31, 2025 तक एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेगा। हर 2 महीने में SIFs अपना पोर्टफोलियो डिस्क्लोज करेगा, जिसमें डेरिवेटिव्स होल्डिंग भी दिखाना होगा। SIFs के डिस्ट्रीब्यूटर्स को सर्टिफिकेशन भी लेना होगा। जो भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स SIFs बेचना चाहते हैं उनको NISM सीरीज 13 कॉमन डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा। इसका पर्पस ये इंश्योर करना है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स इन कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स को समझ सके और इन्वेस्टर्स को सही एडवाइस दे सके। SIFs के मार्केटिंग मटेरियल को क्लियरली वार्न करना होगा कि इनमें ज्यादा रिस्क होते हैं, जैसे कैपिटल लॉस, लिक्विडिटी रिस्क और मार्केट वॉलेटिलिटी। सेबी के नए रूल्स 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, मतलब अभी कुछ टाइम लगेगा मार्केट में नए SIF प्रोडक्ट्स लॉन्च होने में। अगर किसी इन्वेस्टर के पास 10 लाख रुपीस या उससे ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए है और वो म्यूचुअल फंड से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो SIFs एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन बन सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, इंडियन गवर्नमेंट ने फाइनेंस सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे को नया सेबी चेयरमैन अपॉइंट किया है जो माधवीपुरी ब्यूक की जगह लेंगे। उनका टेन्योर 3 साल का होगा और वो 28 फरवरी 2025 के बाद से ये पोजीशन ज्वाइन करेंगे। माधवीपुरी ब्यूक ने 3 साल तक सेबी को लीड किया, जिसमें डेरिवेटिव मार्केट के रूल्स को टाइटन करना और छोटे इन्वेस्टर्स के लिए सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस प्रमोट करना शामिल था। पांडे, जो 1987 बैच के IAS ऑफिसर हैं, पहले फाइनेंस सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। दूसरा, भारत पोर्ट्स ग्लोबल नाम का एक नया कंसोर्टियम लॉन्च किया गया है जो ग्लोबल पोर्ट ऑपरेशंस में इंडिया का प्रेजेंस बढ़ाएगा। ये कंसोर्टियम इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल या IPGL, सागरमाला डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन या SDCL और इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्प या IPRCL का जॉइंट इनिशिएटिव है। ये इनिशिएटिव मेजर ट्रेड कॉरिडोर्स जैसे 7,200 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या INSTC और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर या IMEC पर फोकस करेगा। फाइनली, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के डेटा के मुताबिक इंडिया का रियल GDP Q3 FY25 में 6.2% से ग्रो हुआ है, जो Q2 FY25 के 5.4% के 7 क्वार्टर लो से रिकवरी दिखाता है। रिकवरी का मेन ड्राइवर कंस्ट्रक्शन सेक्टर रहा, जो 8.6% ग्रो हुआ। इसके बाद फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज में 7.2% ग्रोथ देखा गया और ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सेक्टर में 6.4% ग्रोथ हुई। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या PFCE भी 7.6% से बढ़ा, जो कंज्यूमर डिमांड में इंप्रूवमेंट दिखाता है। सरकार ने FY25 GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.4% से रिवाइज करके 6.5% कर दिया है। पहले GDP ग्रोथ Q3 FY24 में 8.6% थी, जो Q4 FY24 में 7.6% और Q1 FY25 में 6.7% तक आई। फिर Q2 FY25 में 5.4% का लो टच किया। अब Q3 FY25 में स्टेबलाइजेशन के साइंस दिखने लगे हैं। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूं रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में।